Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आप सबके सामने स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया की नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है, आज से मैं आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं, जिसे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। यानी कि हर एक छोटी चीज़ जिसे आपको पता होना चाहिए, आज तक जो आप नहीं समझे थे वो सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। हर एक चीज़ समझाने वाला हूं, जहां पर आपकी दिक्कतें आती थी उनका निवारण भी हम करेंगे साथ के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का पहली चीज़ से कि भाई ज्योमेट्री का पहला टॉपिक क्या होता है, ठीक है ना। ज्योमेट्री को कहते हैं ज्यामिति, जैसा कि आप जानते हैं। अब इसमें भी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का मतलब एक पड़ाव होता है। आप छोटे छोटे स्टेप्स को क्लियर करके वहाँ तक पहुँच पाते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें अचानक से आती होंगी, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ को समझना है। तो मेरा ये नहीं है कि सर अभी हाइपर मत होना आप कि सर क्वेश्चन अब करा दो, अभी बहुत सारी चीज़ें करवाऊंगा, उसके पहले हर चीज़ को समझाना भी ज़रूरी है। तो हर चीज़ को हम समझाएंगे, टेंशन ना लेना, और हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट आता है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है लाइन्स एंड एंगल्स, जिसको कहा जाता है रेखाएं एवं कोण। इसको कहा जाता है रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस बनी कैसे, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, हर एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे। चलिएगा, अगर मैं बात करूं पॉइंट्स की, तो लाइन पॉइंट से मिलकर बना है। पॉइंट्स क्या होते हैं, इनको कहते हैं बिंदु। अब पॉइंट की डेफिनेशन भी बहुत अनोखी है और अच्छी है कि पॉइंट ऐसे ही कोई पॉइंट नहीं होता। अगर कोई पॉइंट आपको बताना है, कभी भी कोई पॉइंट के बारे में आपको पूछे कि पॉइंट क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, तो मैं आपसे कहूंगा कि पॉइंट एक क्या है, एक लोकेशन है। क्या है, एक लोकेशन है। लोकेशन समझते हैं आप लोग। यानी कि अगर मैंने किसी प्लेन पर आपको लिख दिया ये ए पॉइंट है, तो आपसे मैं ये कह सकता हूं कि आपको ए पॉइंट पर जाकर जाना है। तो मैं इस पॉइंट की परिभाषा ये बोल सकता हूं कि पॉइंट क्या है, एक लोकेशन है। इसको हिंदी में अगर कहूं तो ये अवस्थिति है, एक तरीके से अवस्थिति है। तो क्या सिर्फ यही परिभाषा होती है पॉइंट्स की? नहीं। तो पॉइंट एक तरीके से लोकेशन है, जिसका आप कोई भी अवस्थिति बताओ, ए पॉइंट पर जाना है, बी पॉइंट पर जाना है, तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरी कोई डेफिनेशन पॉइंट की, सर पॉइंट जो है ना, पॉइंट हैज नो रेडियस। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, आप कहोगे कि सर पॉइंट तो एक गोला सा लग रहा है, एक वृत्त सा लग रहा है। तो यहां पर मैं आपसे बात करूं कि पॉइंट हैज नो रेडियस, यानी कि पॉइंट की कोई त्रिज्या नहीं होती, बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती, बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती। अब अगर
कोई त्रिज्या नहीं होती और क्या क्या हो सकता है? अगर इस बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो पॉइंट है ना तो आपकी लेंथ रखता है कोई, ना ही आपकी कोई विड्थ रखता है, ना ही कोई डेप्थ रखता है। तो पॉइंट की भी छोटी छोटी डेफिनेशन है और ये एक को एक थ्योरी में क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि पॉइंट क्या कोई विड्थ रखता है, कोई डेप्थ रखता है? नहीं। तो ना तो कोई पॉइंट की लंबाई होती है, ना तो पॉइंट की कोई लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई गहराई होती है। ठीक है, हर एक चीज क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, हर एक चीज क्लियर करूंगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे, आपको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो ना तो कोई लेंथ हो, ना विड्थ हो, ना कोई डेप्थ हो, तो पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपसे बात कहूं, एक ही बिंदु से अनंत संगामी रेखाएं गुजर सकती हैं। यानी कि अगर मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, तो अगर ये एक सिंगल पॉइंट है तो इस एक ही पॉइंट से मैं कितनी रेखाएं गुजार सकता हूं? इनफाइनाइट लाइन। कितनी लाइन? इनफाइनाइट लाइन में गुजार सकता हूं, यानी कि अनंत रेखाएं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक पॉइंट से मैं कितनी लाइंस गुजार सकता हूं, तो आपके सामने सिंपल सा यही लॉजिक आ जाएगा मेरे स्टूडेंट्स कि सर आप एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन गुजार सकते हैं। और आपसे मैं पूछूंगा, एक ही बिंदु से निकलने वाली लाइनों को क्या कहा जाता है? एक ही बिंदु से निकलने वाली इन सभी लाइनों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है संरेख रेखा, संगामी बोल सकते हैं, सॉरी, संगामी रेखा, यानी कि कॉनकरेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट लाइन। ठीक है, तो एक ही बिंदु से इनफाइनाइट लाइंस गुजर सकती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या निकल सकता है आपके लिए कि ये जो अनंत रेखाएं गुजर रही हैं, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? संगामी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगामी रेखा बोलते हैं। और संगामी रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को करंट लाइन बोलते हैं। अब को करंट लाइन क्या हो जाएंगी अगर मैं आपसे पूछूं, तो को करंट लाइन वह लाइन हो जाएंगी जो एक ही सिंगल पॉइंट से गुजरती हैं, यानी कि जिनका एक ही मतलब वर्टेक्स होता है, ये मान लीजिए। चलिए, अब लाइन के बारे में आपको मैं और बहुत सारी डिटेल बताने वाला हूं, लेकिन पहले हम पॉइंट को पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट को देख लेते हैं और अच्छे तरीके से। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट, ये सारे पॉइंट एक सिंगल लाइन में बिखरे हुए हैं, यानी कि मैंने आपसे बोल दिया कि ये सारे पॉइंट हैं एक स्ट्रेट लाइन में बिखरे हुए हैं, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि इफ ए, हिंदी में भी लिखूंगा, चिंता ना करो, if a set of point all lie in a straight line, क्या कहा जाता है? कोलिनियर। क्या कहा जाता है? कोलिनियर, यानी कि संरेख बिंदु। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई संरेख बिंदु हैं, तो संरेख बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? हम ये कह सकते हैं सर, यदि बिंदुओं का एक समूह एक सीधी रेखा पर स्थित हो, नोट्स बनाते जाना, सारे के सारे बेस्ट नोट्स होंगे ये। एक सीधी रेखा पर स्थित हो तो वो क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो वह संरेख बिंदु कहलाएंगे। क्लियर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? सबको क्लियर हो गया? हर एक पॉइंट
समझ में आ रहा है? हर एक चीज़ क्लियर हो रही है। जो टर्म आपको पता नहीं थी आज तक वो हर एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा, हर एक डाउट क्लियर होगा, चिंता ना करें, बस धीरे धीरे पढ़ते जाइए और हर एक चीज़ को पढ़ाई करते जाइए और तैयारी करते जाइए अपनी। अब आगे चलते हैं आप लोगों के लिए। अगला तो अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि अगर कोप्लेनर पॉइंट क्या होते हैं, कोप्लेनर पॉइंट आपको पता लग गया होगा। कोप्लेनर पॉइंट क्या कह रहा है, नाम से ही पता लग रहा है, समतलीय बिंदु। समतलीय बिंदु यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई भी जो बिंदु हैं एक ही तल में स्थित हैं, यानी कि अगर मैंने आपसे बोल दिया ये तल है, अब आपको मैं बताता हूं कि प्लेन क्या होता है। ये तल एक ऐसी चीज होती है, प्लेन वह है आपको जो दो डायरेक्शन में चलता है, हालांकि तीन डायरेक्शन में चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में कोई आपको तल दिख रहा है, यानी कि अगर मैं इस तल की बात करूं तो ये क्या है, प्लेन है। एक क्या है, प्लेन है। अगर मैं बात करूं कि प्लेन है तो इस प्लेन में अगर बिंदु आ जाएं अलग अलग तरीके से, तो इन पॉइंटों को हम क्या कहेंगे कि भैया ये जो बिंदु हैं एक ही प्लेन में स्थित हैं, ये सारे बिंदु एक ही तल में स्थित हैं। इन्हें क्या कहेंगे, कोप्लेनर पॉइंट, समतलीय बिंदु। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोप्लेनर पॉइंट इनको कहेंगे। क्लियर हो रहा है? तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक ही तल में अगर स्थित है तो कोप्लेनर पॉइंट कहलाएंगे। और ये 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशनल आपका प्लेन हो जाएगा और आप सभी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ सकते हैं लाइन पर। अब परिभाषा पढ़ते हैं लाइन की, कि लाइन क्या है। तो अब एक ही डेफिनेशन में आपको मैं बता दूंगा कि रेखा क्या है। आपको किसी को पता है कि रेखा वह चीज है, रेखा वह बिंदुओं का समूह है, वह बिंदुओं का समूह है जो अनंत से लेकर अनंत तक जाते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ए बी कोई आपकी क्या है, ए बी आपकी क्या है, एक रेखा है। ए बी अगर आपकी रेखा है तो इस रेखा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बी के ऊपर इस तरह के 2 निशान। सर ऐसा क्यों? तो रेखा का मतलब है ना तो इसका एंड पॉइंट है, यानी कि पता नहीं है कहाँ जाके रुकेगी, कोई पता नहीं है, नो एंड पॉइंट, ये भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, और यहाँ पे बी का भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, यानी कि दोनों तरफ बढ़ती जाती है तो वो क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। दोनों तरफ बढ़ रही है आपके, यानी कि इधर भी बढ़ रही है इधर भी बढ़ रही है, वो क्या कहलाएगी, रेखा कहलाएगी। अब रेखाएं भी बहुत तरीके की होती हैं, अब हर एक तरीके की रेखा को हम सीखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर एंगल के बारे में पढ़ेंगे, तो हर एक चीज समझ लीजिए। अगर मैं रेखा के बारे में बात करूं तो लाइंस कितने तरह की होती हैं। जनरली मैंने लाइंस को अगर बांटा, अगर इस तरीके से अगर मैं बांटता हूं तो 2 ही तरह की लाइन होती हैं। एक तो होगी स्ट्रेट लाइन, क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को हम क्या कह सकते हैं, सीधी रेखा। अब आपको पता है भाई कोई सीधी रेखा होगी तो वो इस तरह से ही तो होगी, जी बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या होती है, कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होती है, वक्र रेखा। क्या हो जाएगा, वक्र रेखा। यानी कि अगर मैं बात करूं कोई ऐसी लाइन हो गई तो भी ये वक्र रेखा है, यानी कि कोई सीधी ना हो, बस वो कर्व हो जाएगी। तो 2 तरीके के हम लाइंस को बांट सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि स्ट्रेट लाइन किस तरह की होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, तो चलते हैं। स्ट्रेट लाइन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो हर एक टाइप को हम पढ़ेंगे यहां से, स्ट्रेट लाइन के अलग अलग टाइप्स। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो चलिएगा स्ट्रेट लाइन को पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं सीधी रेखा। अब ये भी अलग अलग तरीके की होती है। अब स्ट्रेट लाइन में भी बहुत सारी लाइंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में भी अगर मैं आपसे बात करूं, हाँ स्ट्रेट लाइन में अगर मैं आपसे बात करूं तो भैया स्ट्रेट लाइन कौन सी लाइन होगी, तो मैं पहला नाम देता हूं, पैरेलल लाइन के बारे में जानते हैं। पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखा। पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा, इनको क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइन बोला जाता है, यानी कि समांतर रेखा बोला जाता है। अगर 2 लाइनें
आपस में पैरेलल हैं, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो क्या मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये कह सकता हूँ कि इनकी जो बीच की जो दूरी होगी ना, वो हमेशा बराबर होगी, चाहे वो अनंत तक चले जाएं। बात समझ में आ रही है क्या आपको? जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। बात आपकी ठीक है सर, लेकिन पैरेलल लाइन की एक कंडीशन होती है कि वो पैरेलल लाइन कब होती है। ये कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अनंत तक इन दोनों के बीच की दूरी समान रहेगी, कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं है, कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। तो यही कॉन्सेप्ट इसका है। और इस कॉन्सेप्ट पे अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी दो पैरेलल लाइन हैं, यानी कि अगर टू लाइन है, टू लाइंस आर पैरेलल, देखना बहुत प्यारी कंडीशन बता रहा हूं, आपको नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, लेकिन ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। आपको हर एक चीज बता रहा हूं जो इससे रिलेटेड होगा, तो अभी आप टेंशन ना लीजिए और हर एक चीज को देखिएगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा टू लाइन आर पैरेलल, तो दो रेखाएं अगर समांतर हो तो क्या कंडीशन होती है? जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो देखिएगा। दो रेखाएं अगर समांतर हो तो क्या कंडीशन होगी मेरे पास? दो रेखाएं अगर समांतर हो तो आप लोग मुझे बताइए, जो ये लाइंस हैं ये स्ट्रेट लाइन ही है ना? बोलो, जो ये लाइंस हैं वो स्ट्रेट लाइन ही तो हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? स्ट्रेट लाइन है ना, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहली लाइन मैंने मान ली। दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो कौन सी शर्त को फॉलो करेंगे? अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो ये कौन सी शर्त को फॉलो करेंगी, तब जाके वो पैरेलल कहलाएंगी। तो वो शर्त होती है जहां पर कोई हल ना हो। समझ रहे हो ना? हल कब निकलता है? कोई हल ना हो। कोई हल ना होगा ना, क्यों? क्योंकि जब अनंत तक एक दूसरे से मिल ही नहीं रही हैं, एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं, तो कोई हल कहां से आ जाएगा? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोई हल ना हो, यानी कि दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है, कोई हल नहीं है। कंडीशन क्या होती है सर? कंडीशन बता दीजिए। तो डेफिनेटली जो शर्त है उसे आप देखिएगा, तो ये a1 a2 कॉफिशिएंट है, b1 b2 ये भी कॉफिशिएंट हैं, c1 c2 कॉफिशिएंट हैं, यही शर्त होती है आपके लिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, शर्त ये है कि a1 अपॉन a2 बराबर हो जाएगा b1 अपॉन b2 के, बराबर हो जाएगा, लेकिन नहीं बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। तो यही शर्त होगी दो लाइनों के बीच में, अगर वो क्या है, आपस में पैरेलल हैं। तो नोट कर लेना। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है पेपर में और आपको करके आना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें हैं इधर उधर की, वो सारी चीज़ें हम यहीं से पढ़ के चलेंगे, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई तकलीफ ही ना हो। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है? तो यही बात है, ठीक है। एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नो सॉल्यूशन होगा, और हम ये कह सकते हैं कि दोनों की प्रवणताएं भी बराबर होंगी। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। अगर पैरेलल लाइन है तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक हो गया थोड़ा सा, कि दोनों का जो स्लोप है, प्रवणता है, ढाल है, वो क्या होगा, बराबर होगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चिंता ना करो, लेकिन अभी जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, ठीक है भाई साहब। आगे चलूं अगले पॉइंट की तरफ, चलिएगा। आप सबका अगला पॉइंट क्या है ये देख लीजिए। अगला पॉइंट आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आप लोग देखिए, अगली लाइंस कौन सी हैं? तो क्या मैं ये कह सकता हूं, दूसरी लाइन होता है कॉनकरेंट लाइन। तो जल्दी से मुझे बता दो, अभी बताया था ना कॉनकरेंट लाइन क्या होती हैं, बताओ। यानी कि कॉनकरेंट लाइन जिसको हम क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं। तो जल्दी से मुझे बता दो, कॉनकरेंट लाइन, संगामी रेखाएं क्या होती हैं? तो वह लाइंस जो एक ही बिंदु से गुजरे और अनंत लाइनें गुजरें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही बिंदु से गुजरें, वो लाइंस क्या होती हैं, कॉनकरेंट लाइन होती हैं। ये कंडीशन आपकी दूसरी हो गई, लाइंस कॉनकरेंट लाइन। तीसरी लाइन क्या होती है? तीसरी लाइन होती है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर, हर एक चीज पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। आपने आज तक ऐसी नहीं पढ़ी होगी ज्योमेट्री, ये गारंटी से बोलता हूं, बस आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। लंबवत रेखा,
यानी कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं ये कह दूं कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी कि वो रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। और अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो लंबवत रेखाओं के लिए प्रवणताओं का क्या होता है, देखो रिवीजन होता रहेगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो दिमाग में तो आएगा कम से कम। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर दो लाइनें आपस में लंबवत हों तो क्या होता है, m1 m2 बराबर -1 होता है। ठीक है, m1 m2 बराबर -1 होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में रहेगा ये बात। और अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करते रहिए, शेयर जरूर करना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए अगली लाइंस कौन सी हैं, परपेंडिकुलर हो गई। अब होती है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन को कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने कोई ऐसी लाइन खींच दी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है। दूसरी अगले उसके बाद कौन सी आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदन रेखा। यानी कि दो लाइन अगर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वो लाइन आपस में क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदन रेखा कहलाएंगी। और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए। ये बिंदु जो दिख रहा है ना, ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए। आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक सारी चीजें, समझ में आ रहा है ना भाई। इंटरसेक्टिंग लाइन ये होंगी प्रतिच्छेदन रेखा जो दो लाइन आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर काटें, ठीक है। m1 m2 क्या है, प्रवणता है आपकी, ठीक है मिताली। m1 m2 प्रवणता है, स्लोप कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, लेकिन इसका एक मैंने आपको स्टैट्स बता दिया है जो काम आएगा आगे अपने, ठीक है। तो यहां हो गया, चीजें खत्म। अब इंटरसेक्टिंग लाइन से एक क्वेश्चन निकल कर आ जाता है बाहर कि सर अगर हमारे पास लाइंस पड़ी हो और हमें यह निकालना हो कि कितने बिंदुओं पर काटा गया, तो यहां पर यह क्वेश्चन बनता है आपके, और आपको बहुत परेशान भी करता है। यानी कि अगर मैं इस पे एक क्वेश्चन बना दूं कि मुझे बताइए नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या बताओ। यानी कि हम ये कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि बिंदुओं की संख्या, जो प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अगर मुझसे बोला जाए कि मुझे प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या निकालनी है, प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा। आप लोग मुझे बताइए, अभी मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करें, कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु कितना बन रहा है, एक। देखा, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक प्रतिच्छेदन बिंदु बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना। तो इसी तरीके से बोला जाता है कि भैया अगर हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हो, यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या निकालनी हो, अगर मेरे पास बहुत सारी लाइंस दे रखी हैं तो मैं कैसे निकालूंगा सर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मैं एक तरीका बताता हूं। आप लोग मुझे बताइए, क्या वो जो रेखाएं हैं, यानी कि मैंने मान लिया n लाइंस आपके पास हैं, मैंने क्या मान लिया, n लाइंस आपके पास हैं, मैंने यही मान लिया। मैंने दो ही लाइन थोड़ी ना दी है आपको, मैंने बोला है कि आपके पास n लाइंस हैं, n लाइंस। तो n लाइंस हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी ज्यादा होंगे, लेकिन कौन कौन सी लाइन, ठीक है, कौन कौन सी लाइन नहीं कंसीडर की जाएंगी, ये आप मुझे बता सकते हो। कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा कि सर n लाइंस तो हैं, अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो कौन कौन सी लाइन कंसीडर नहीं की जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कभी भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल ना हो, पर पैरेलल हो गई तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा क्या। तो कंडीशन लिख लीजिए, यानी कि ये शर्त है, अगर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो ये शर्त है। पहली शर्त क्या है कि नो पैरेलल लाइंस। क्यों होगा, पता लग रहा है ना,
जब सब कुछ पढ़ते हो ना तो अपने आप पता लग जाएगा। यानी कि कोई समांतर रेखा नहीं होनी चाहिए, कोई दो समांतर रेखाएं नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों? कारण है आपके पास, कारण है। लाइंस पैरेलल अगर हो जाएंगी तो क्या कभी भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा? क्या नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकती। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि दोनों लाइंस आपस में क्या नहीं होनी चाहिए? पैरेलल नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। और दो से अधिक लाइंस एक ही बिंदु से ना गुजरें, यानी कि वो जो लाइन है वो कॉनकरेंट नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? कॉनकरेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों सर? अगर कॉनकरेंट लाइन हो जाएंगी तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो लाइन एक ही बिंदु से गुजरेंगी? और ऐसे काम थोड़ी ना चलता है। यानी कि कॉनकरेंट लाइन भी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर एक ही बिंदु से सारी लाइन गुजर रही है तो फिर इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक ही रह जाएगा, तो मतलब नहीं है ना उस चीज का। तो उसको भी अवॉइड कर दिया हमने। ठीक है, चलिए। तो अगर हमें ये बोला जाए कि मेरे पास n लाइन है और मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि मेरे पास n लाइन है तो क्या मैं कह सकता हूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे NC2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे? NC2। सर कैसे? कोई एग्जांपल दो। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसके पीछे लॉजिक समझ लीजिए क्या होता है। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 3 लाइन है, मान के चलो मेरे पास 3 लाइन है। अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा तो इंटरसेक्शन के लिए मुझे कितनी लाइन चुननी पड़ेंगी? इन 3 में से कोई भी 2, तभी तो निकलेगा एक इंटरसेक्शन पॉइंट। जी बिल्कुल सही सोचा, यानी कि 3C2 आपका आंसर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है n इंटू n माइनस 1/2। तो n बराबर आप क्या रखोगे? यहां पर 3 रखोगे, 3 इंटू 2/2, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ जाएंगे? 3 बिंदु आ जाएंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं, इसी प्रकार अगर मैं आपसे कह दूं कि ये बताइए, अगर मेरे पास 7 लाइन है तो बताइए नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बताओ, प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या बताओ। तो ये छोटा सा लॉजिक नहीं है, ये बड़ा लॉजिक है और क्वेश्चन आ सकता है। प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या। अब मुझे पता है और आपको भी पता है कि अगर मुझे कोई भी प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने होंगे ना, तो सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पर हर एक चीज क्लियर हो रही है आपको कि 7 लाइन है तो किसी 7 में से कोई 2 चुननी पड़ेंगी, क्योंकि हर 2 लाइन से एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता है। तो 7 में से 2 चुनोगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1/2, यानी कि 21 आपके क्या हो जाएंगे? प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? सबको समझ में आ रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करते रहिए, जिससे कि मैं आपको और बेहतर से बेहतर चीज़ें दूंगा। मज़ा आएगा, देखिएगा। ठीक है, चलिए शेयर भी करते रहना। आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या? अगला कॉन्सेप्ट। अब रे किसको कहते हैं? किरण किसको कहते हैं? तो किरण क्या होती है ये मैं बता देता हूं आपको। किरण वह रेखा है, किरण जो है ना, एक रेखा का ही पार्ट है, लेकिन वह रेखा है जिसका जो स्टार्ट पॉइंट होता है ना, जो किरण होती है उसका स्टार्ट जो पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है? फिक्स होता है। यानी कि मैंने एक तरफ उसको क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। यानी कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरा ए पॉइंट है, ये किरण आगे चली जाएगी, यानी कि आगे कोई एंड पॉइंट नहीं है, नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है, यानी कि कोई भी उसका क्या है? रुकावट नहीं है। एक तरफ रुकावट है और एक तरफ नहीं है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? ए और बी आपकी क्या है? एक किरण है और इसका नोटेशन होता है इस तरह से। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर मैं लाइन की बात करूं तो दोनों तरफ, किरण की बात करूं तो एक तरफ, क्योंकि एक तरफ फिक्स है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट की तो देखिएगा, लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? रेखाखंड। आपने पढ़ा होगा। अब रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड वह लाइन है कि अगर इसका ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, और दोनों को अगर मैंने मिला दिया, एक रेखा बना दी, तो ये एक रेखाखंड है। क्यों है सर रेखाखंड? क्योंकि ये भी आपका एक फिक्स पॉइंट है और ये भी आपका एक क्या है? फिक्स पॉइंट है। तो ये रेखा है।
सॉरी रेखाखंड है। रेखाखंड वह होता है, ठीक है, वह होता है रेखाखंड, ठीक है। चलिए नारायण पढ़ाई कर लो भाई। रेखाखंड वह है जिसके दोनों बिंदु क्या हो, फिक्स हों, ठीक है। दोनों बिंदु क्या हैं, उसके फिक्स हैं। तो इसका नोटेशन क्या होगा, ए बी के ऊपर ये। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपके, छोटी छोटी चीज़ों पर क्वेश्चन बनता है। जैसे कि सर कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, आपसे पूछ ले कि कौन सा सिंबल रेखाखंड का है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो मैं अभी तो आपको पता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कोई ध्यान नहीं देता कि सिंबल पे भी क्वेश्चन आ जाएगा क्या। तो डेफिनेटली आता है क्वेश्चन, और इस तरह से आ गया। तो आप रेखाखंड का पूछा गया है कि भाई लाइन सेगमेंट किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हर एक चीज़ आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली बस डेली क्लास में आना, क्योंकि अगर आपका मनोबल टूटता है तो सिंपल सी बात है, फिर मेरे पढ़ाने का कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो मैं अभी भी गलती कर रहे हैं, ए दे रहे हैं कुछ लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड के बारे में बात की जाए तो रेखाखंड क्या है, उसका वो सिंबल होता है जहां पर दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को। चलिएगा, अब अगला पॉइंट क्या है, अगला टॉपिक क्या है, एंगल। अब एंगल स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हम एंगल पढ़ने वाले हैं। तो एंगल को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। कोण, अब कोण क्या है पता है क्या, कोण क्या है, जब दो रेखाखंडों या किरणों एक ही अंत बिंदु से चलती हैं और अलग अलग दिशा में चलती हैं, तो जो आपका कोण बनता है वही आपका एंगल कहलाता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात कर लूं कि ये आपका एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, और ये ऐसे निकाल दी मैंने और ये एक ऐसे निकाल दी मैंने, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि अगर ये O है, ये A है और ये B है, तो आपका ये जो थीटा कहलाएगा ये कोण कहलाएगा AOB, और यही आपका क्या होता है, कोण होता है। क्या होता है, कोण होता है। तो कोण की अगर आप में से कोई डेफिनेशन लिखना चाहता है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, ठीक है। क्या हो गया, अरे भावना सोनी सॉल्व तो करो उसको। n इंटू एन माइनस 1/2 होता है, तुम्हें आती नहीं है चीजें, पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। यहाँ n इंटू एन माइनस 1/2 होगा ना, 7 इंटू 6, क्योंकि यहाँ बताया था n इंटू एन माइनस 1/2। रख के तो पुट करो पहले उसमें, फिर पता नहीं, मतलब मैथ सीखना तो है हमें, लेकिन हम पढ़ेंगे कुछ नहीं। चलिए, तो यहाँ हो गया, यहाँ पर हैं हम, तो जल्दी से आप डेफिनेशन लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो। कोण, हाँ पता नहीं 6 कैसे आया, ऐसा कोई तोप मार दिया मैंने 6 आके। तो जब हम बोलते हैं हिंदी में आप नोट कर सकते हैं कि दो रेखाखंडों और दो आपके सामने देख रखे हैं रेखाखंड, उनका अंत बिंदु, यानी कि यहां पर मैं ये कह रहा हूं ये रेखाखंड यहां पर अंत हो रहा है, तो ये आपका क्या है, एक एंड पॉइंट है। क्या है, तो नोट कर लीजिए। तो दो रेखाखंडों या किरणों का एक ही अंत बिंदु हो तो इससे बनी आकृति को कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो हम यहां डेफिनेशन यही बोल रहे हैं, इससे कौन सी आकृति बनी है, यही तो बनी है, इसी को ही कोण कहा जाता है। ठीक है, तो एंगल हो गया। अब एंगल भी डिफरेंट तरीके के होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एंगल के बारे में, तो टाइप ऑफ एंगल। तो अब स्टार्ट हो जाइए, टाइप ऑफ एंगल्स, यानी कि मैं अब बात कर रहा हूं कोणों के प्रकार के बारे में कोणों के प्रकार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। पहला, न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। सर कैसे निकला, क्या कहानी है। अब ये जो होता है ना, एंगलों की बात कर रहा हूं मैं, ये किस आधार पर होते हैं आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी मुझे बता सकता है कि जो मैंने ये टाइप ऑफ एंगल लिखा, अलग अलग आधार पर होते हैं, ये अलग अलग आधार पर होते हैं। ये किस आधार पर हैं, कोणों की माप के आधार पर। कोणों की माप के आधार पर अलग अलग कोण होते हैं। अकॉर्डिंग टू, इंग्लिश में अगर लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, यानी कि कोणों की माप के आधार पर अलग अलग आपके क्या होते हैं, कोण होते हैं।
ठीक है, तो पहला कोण क्या है? एक्यूट एंगल। सर इसको कैसे बोलेंगे और इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा कोण मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं बता देता हूं, ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने मान लिया O पॉइंट, इसको मैंने मान लिया B पॉइंट और इसको मैंने मान लिया C पॉइंट। अब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ये एंगल निकल गया मेरा A और ये थीटा है। एक न्यून कोण तब न्यून कोण होगा जब आपका एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। यानी कि अगर मैं कोण की बात करूं, कोण AOB 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो वह कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। इसके बाद कौन सा एंगल आ जाएगा? राइट एंगल। कौन सा एंगल आ जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल को कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो जैसा कि मैं अगर आपसे कहता हूं कि अगर कोई कोण इस तरह से बन रहा है, ये B पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो जो ये एंगल बन रहा है AOB आपका क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, बिल्कुल फिक्स आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। तो वो जो कोण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका राइट एंगल कहलाएगा। और अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज, सॉरी अधिक कोण, अरे ट्रायंगल कहाँ से आ गया? अधिक कोण क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा क्या? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि वह कोण अधिक कोण कहलाएगा। यानी कि ये O है, ये आपका A है और अगर इस तरह से जा रहा है B पॉइंट, तो ये जो एंगल आपका है AOB क्या है? अधिक कोण है। यानी कि वो एंगल जो आपका 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वह कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। जो 90 डिग्री से तो बड़ा है और 180 डिग्री जो कि प्लेन होता है उससे छोटा है। ठीक है, अब अगला कोण क्या होता है? अगला कोण होता है स्ट्रेट कोण। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इसको हिंदी में बोलेंगे रिजु कोण। सर इसका मतलब क्या है? ऐसा कोण जो एक ही कोण होगा, ये ध्यान रखना है ना, इसके बीच में कोई और कोण नहीं होंगे। तो एक बात में ध्यान रख लेना, ये O है, ये अगर A है, ये अगर B है, तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो ये कोण होगा AOB आपका क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये आपका क्या कहलाता है? स्ट्रेट कोण कहलाता है, जो कि 180 डिग्री है, ये स्ट्रेट कोण कहलाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद कौन सा कोण आता है? रिफ्लेक्स एंगल। हर एक क्वेश्चन बनता है, हर एक चीज पर ध्यान रखना, इसलिए बता रहा हूं। इसको कहते हैं प्रतिवर्त कोण। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्त कोण। सर इसकी क्या परिभाषा होती है और ये कैसा कोण है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये अगर वही लेके चल रहा हूं, ये O पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है और मैं इसको ऐसे घुमा दिया A को, तो अब मैं ये कहता हूं कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये मेरा वही कोण है, रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि इस वाले AOB का उल्टा। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, ये जो कोण होगा ना रिफ्लेक्स एंगल, उसका मान क्या होगा? 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। तो नोट कर लेना, इसका जो मान होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा आपका। समझ में आ रही है? हर एक चीज़ क्लियर हो रही है? चलिए अब अगला एंगल कौन सा आता है? ये सारे एंगल बनते हैं, ध्यान रखना। और अगला एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? पूरक कोण। यानी कि दो कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाएंगे, दो कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाएंगे जिनके दो कोण होंगे, सिर्फ दो कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाएंगे जब उनके बीच का योग 90 डिग्री होगा। तो यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं कि दो कोण, इस तरह से मैं इसको O लिख देता हूं, इसको B लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं मैं C
और इसको लिख देता हूँ मैं a। यहाँ मैंने लिख दिया x डिग्री और यहाँ मैंने लिख दिया y डिग्री। अब आपको यहाँ दो कोण दिख रहे हैं ना दो कोण दिख रहे हैं, मेरे को दिख रहे हैं। कौन कौन सा? एंगल AOC और एंगल BOC। केवल दो कोण, ध्यान रखना, केवल दो कोण, केवल टू एंगल आपस में अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, टू एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं एक दूसरे के, अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो क्या डेफिनेशन होती है? एंगल हैं यानी कि पूरक कोण हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दोनों कोणों का योग x प्लस वाई 90 डिग्री होगा? ये याद रखना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। यानी कि दो कोण अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 90 डिग्री होगा, इस प्रकार, ठीक है। तो आगे अगर मैं चलता हूं, अगला कोण आता है समपूरक कोण, वो इसका डैडी है। समपूरक कोण, समपूरक कोण को क्या कहते हैं? समपूरक कोण को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि दो कोण आपस में समपूरक कोण तभी कहलाएंगे जब उन दो कोणों का, केवल दो कोण होंगे आपस में। मेरी बात समझ में आ रही है ना कि सर दो ही कोण क्यों होंगे? केवल दो ही कोण होंगे तभी समपूरक कहलाएंगे, ये ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं इस तरीके से कोण बना लेता हूं, ये मेरा ए बी है, ये मेरा ओ पॉइंट, ये मेरा ए पॉइंट और ये मेरा सी। तो यहाँ पर मैं अगर इसको x मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको y मान लेता हूँ, तो दो कोण अगर आपस में संपूरक हैं तो मैं ये जानता हूँ x प्लस वाई आपका क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो मेरी बात अब क्लियर कर लीजिए, मेरी बातें हैं जो उनको समझ लीजिए क्लियर कट, कि संपूरक कोण केवल दो ही होंगे, ध्यान रखना। यानी कि अगर एक कोण अगर x है तो y कोण क्या है? इसका संपूरक है, सप्लीमेंट्री है। इसी तरीके से पूरक कोण में भी यही है कि अगर एक कोण अपना x है तो y क्या है? उसका संपूरक है। यानी कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, आपको इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दीजिएगा कि अगर मैंने मान लिया एक कोण मेरा 15 डिग्री है, इसका संपूरक कोण क्या होगा? ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। यानी कि इसका संपूरक कोण पूछ लिया मैंने आपसे, लो बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। एक कोण आपका ये है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, बताओ। एक कोण मैंने दे दिया, उसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो कैसे बताओगे? बताओ बताओ बढ़िया से। तो हम ये जानते हैं अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात की है तो जब अगर ये एंगल है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 15 यानी कि 165 डिग्री। क्या हो जाएगा? 165 हो जाएगा, है ना। 75 दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे एक दो, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे की चीज़ कल पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। और मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। यानी मैंने आपसे बोला है 2x प्लस 17 डिग्री एंड x प्लस 4 डिग्री, ये आपस में क्या है? ये आपस में आपके क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो मुझे बताइए 3x का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x? चलिए बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x? दो एंगल आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, यानी कि पूरक कोण मैंने बोला है, ठीक है। तो पूरक कोण और संपूरक कोण को अच्छे से समझ लो। पूरक यानी कि 90, संपूरक यानी कि 180, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये दो कोण आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो 2x प्लस 17 डिग्री प्लस x प्लस 4 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ से मैंने निकाला क्या? 17 और 4 21, तो 3x बराबर हो जाएगा 69, x बराबर हो 69 आ गया ना। 3x की वैल्यू निकालनी है आपको, बस हो गया काम। 69 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को करना था, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए अगर अगला क्वेश्चन आपको मैं बोल दूं, वह एंगल बताइए, वह एंगल जो अपने संपूरक कोण का 7/11 है। बताइए, यानी कि वह कोण बताइए
जो अपने पूरा संपूरक कोण का, यानी कि वह एंगल जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 7/11 है। तो बताइए, एंगल बताना है आपको कि वह एंगल क्या होगा जो अपने पूरा कोण का 7/11 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि अगर एक एंगल मैंने x मान लिया तो वह एंगल है, उसका संपूरक कोण मैंने y मान लिया, सॉरी संपूरक कोण, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 7/11 ही तो है। यानी कि हम जानते हैं दोनों संपूरक कोण आपस में हैं, तो इन दोनों कोणों का योग 18 अनुपात आपका 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी कि आपका 1 रेशो बराबर आपका 10 डिग्री आ जाएगा। यानी कि वह एंगल क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि यह तो क्या है संपूरक कोण है ना, तो संपूरक कोण हो जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल आपका आंसर आएगा 70, ना कि 110। 70 क्यों आएगा? क्योंकि वह एंगल निकालना है जो संपूरक कोण का 7/11 है। यानी कि अगर संपूरक कोण आपका 1/10 है, 110 है, तो इसका 7/11 क्या हो जाएगा? वह एंगल हो जाएगा जो कि 70 आ रहा है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन दे देता हूं, लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि दो पूरक कोण का अंतर आपको दे रखा है 24 डिग्री, यानी कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना दे रखा है 24 डिग्री, ठीक है। तो बताइए दो पूरक कोणों का अंतर आपको दे रखा है 24 डिग्री, तो बताइए कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, करके बताओ एक बार। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दो पूरक कोण, यानी कि मैंने मान लिया कि अगर मेरा x एक कोण है तो उसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस y हो जाएगा ना, बोलो। क्योंकि हम जानते हैं अगर मेरा एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हर एक चीज़ को समझ के करना, ठीक है ना, रटना नहीं है कुछ भी, और हर चीज़ को मैं बताऊंगा। अब क्या बोला गया है कि दो पूरक कोणों का अंतर दे रखा है आपको, ठीक है। अगर ये मेरा x है और हम जानते हैं इन दोनों का सम तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर इन दोनों का डिफरेंस मुझे दे रखा है, यानी कि दो पूरक कोणों का अंतर, ठीक है। तो अगर आप अंतर पूछ रहे हैं एंगल x माइनस 90 डिग्री प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ से आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से, यहाँ से आपका x प्लस वाई कितना निकल जाएगा, x प्लस वाई 90 निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दो पूरक कोणों का अंतर अगर आपको 24 डिग्री दे रखा है, तो सिंपल तरीके से सोचिए कि आप इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं। अंतर दे रखा है तो मैं मान लेता हूँ लो कि अगर ये मेरा एंगल x है और ये मेरा एंगल y है, तो इनका योग मुझे पता है 90 डिग्री होता है, और इनका अंतर कितना दे रखा है 24 डिग्री। तो अगर मुझे x निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें इसको ऐड कर दूंगा, तो कितना हो रहा है 114/2, और y कितना हो जाएगा, इसमें से इसका माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 66/2, तो कितना आ रहा है 57, और आपका आ रहा है कितना 33, 57 और आपका 33 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये आपका एंगल है और ये आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 57 और 33 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप सब लोग लाइक ज़रूर करके जाएं, शेयर ज़रूर करें इस सेशन को। कल हम पढ़ेंगे जो दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। अगर मज़ा आया है, इतना तक आपको समझ में आ गया, तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। साथ के साथ आप मेरा बूस्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। आप जानते हैं बड़ा प्लेटफॉर्म है, वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मेरे सारे कोर्स चल रहे हैं वहाँ पर। कैसे लेना है मैं बता देता हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको ओपन करेंगे,
गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर आप 3 महीने का ले सकते हैं। मैं तो ये ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बूस्टर ले लीजिए, आपको 3 महीने का केवल 2250 रुपये का पड़ेगा। तो ये ज़्यादा कीमत नहीं है 3 महीने के लिए, आप इसको ले सकते हैं। सर 2250 का कैसे पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये कोड अगर लगाएंगे ना वाईफाई NTPC तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 6 महीने का है, 3 महीने का आपको 2250 का पड़ेगा। अप्लाई कर लो और 3 महीने का कम से कम बूस्टर ले लो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। सारे के सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको, केवल बूस्टर नहीं मिलेगा, जितने भी कोर्स चल रहे हैं वो सारे के सारे कोर्स मिल जाने वाले हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करिए। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स बाय साहिल सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, इस सेशन को अवश्य ही लाइक करके जाएं और अपनी तैयारी को अलग लेवल पर ले जाएं। मैं आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।